नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाल बाल पाल यानी गरम दल के नेता। और निश्चित रूप से उनमें बाल गंगाधर तिलक का नाम प्रमुख रूप से आता है। तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूं बाल गंगाधर तिलक के बारे में, इसमें टोटल 35 फैक्ट है और इनके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं। इसलिए पूरे मनोयोग से इन 35 के 35 तथ्यों को आपको याद कर लेना है। और चूंकि मैंने कहा लाल बाल पाल, इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा और उसमें सर्वाधिक संभावना इनकी ही है, इसलिए इसको आपको ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। जीवन और शिक्षा, इनका जीवन और शिक्षा क्या कहता है। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1956 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कि इनका जन्म कब हुआ, तो कब हुआ 56 में, 1857 की क्रांति के जस्ट एक साल पहले। इसलिए जो 1857 की क्रांति का जो उग्र विचार था उसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ गया, ये मान सकते हैं अपन, क्योंकि 1857 अगले साल ही थी। तो 1856 में इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के रत्नागिरी। दूसरी बात कि ये रत्न है, पूरे महाराष्ट्र के नहीं पूरे भारत के रत्न थे, तो रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ था। तो 1856 और महाराष्ट्र का रत्नागिरी, यहाँ इनका जन्म हुआ था, पहला फैक्ट। दूसरा, इनका पूरा नाम जो है वो था केशव गंगाधर तिलक। जो प्रॉपर नाम था वो क्या था, केशव गंगाधर तिलक। बाल जो नाम लगा ये उपाधि के रूप में था। लोकमान्य लोग उनको बोलते थे। लोकमान्य का मतलब लोगों का उनके ऊपर पूरा विश्वास था, मान्यता थी। इन्हें लोकमान्य की परिभाषा से परिभाषित किया गया था। इसका अर्थ है कि जन सामान्य का नेता या जनमानस का नेता, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जनमानस के नेता के रूप में, जनमान्य नेता के रूप में, लोकमान्य यानी जनता के मान्य नेता, ठीक है, उनके रूप में इनको प्रमुख रूप से माना गया। फिर उसके बाद बात आती है, जो 3 फैक्ट हो गए। पहला फैक्ट, इनका जन्म कब हुआ, 1856 में हुआ। कहाँ हुआ, रत्नागिरी में हुआ। फिर अगला क्वेश्चन कि इनका पूरा नाम क्या था, केशव गंगाधर तिलक था। तीसरा क्वेश्चन कि लोकमान्य मतलब जनता के अंदर इनकी मान्यता की छवि थी, लोग इनको मानते थे, इसलिए जनमान्य नेता के रूप में ये जाने गए। अगला पॉइंट है, इन्हें पुणे के डेक्कन कॉलेज से गणित में स्नातक की डिग्री ली। इन्होंने क्या किया था, इनकी जो पढ़ाई की बात करते हैं तो इनकी स्नातक कहां से हुई, इनकी बीए जिसे बोलेंगे, बीएससी बोलेंगे, मैथ से तो बीएससी हुई। तो इनकी बीएससी हुई वो कहां से हुई, डेक्कन कॉलेज से। और क्या सब्जेक्ट था, मैथ। उसके बाद तिलक ने एलएलबी की पढ़ाई की। एलएलबी की पढ़ाई नेशनल लॉ कॉलेज मुंबई से, लॉ कॉलेज मुंबई से उन्होंने किसी पढ़ाई की थी, एलएलबी की। तो लॉ कॉलेज से होनी थी, लेकिन ये ध्यान रखना है मुंबई से लॉ कॉलेज की, ठीक, लॉ की थी। और पुणे से क्या की थी, गणित की पढ़ाई की थी। इतना आपको ध्यान रखना है। तो पहले बीएससी कर ली और उसके बाद में एलएलबी कर ली। उनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक। तो गंगाधर तो इनके नाम के लगता था। अब रामचंद्र तिलक जो है, रामचंद्र इनके पिताजी का नाम था, बस मूल रूप से ध्यान रखना है। जो एक संस्कृत शिक्षक थे, क्या थे ये, संस्कृत शिक्षक। और माता जो थी वो थी पार्वती बाई। तो रामचंद्र और पार्वती, पार्वती माँ का नाम और रामचंद्र पिता का नाम था। उनकी पत्नी का नाम सत्यभामा, और पत्नी एकदम सत्य बोलने वाली, सत्यभामा क्या थी, उनकी पत्नी। तो कोई दिक्कत नहीं है, रामचंद्र पिता थे, माता पार्वती और सत्यभामा पत्नी थी। तीनों नाम याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गणित से बीएससी की थी, फिर एलएलबी कर ली मुंबई से, ये भी कोई दिक्कत नहीं दे रही है अपने को। तो एक नाम जरूर ध्यान रखना, केशव, क्योंकि गंगाधर तिलक तो इनके नाम के सबके लगता है। जैसे पिताजी के नाम के आगे गंगाधर और तिलक लगा हुआ है, यहाँ रामचंद्र है, तो केशव शब्द याद रखना आपको, क्या रखना है, केशव। इनका पूरा नाम था केशव गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है, बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। और ये बात 1907 में साबित हुई। देखिए 1907 में होता सूरत अधिवेशन, और सूरत अधिवेशन के अंदर जो विभाजन हुआ था, कांग्रेस का विभाजन, वो गरम दल और नरम दल के रूप में हुआ था। इसलिए 1907 में गरम दल की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। और गरम दल किसने स्थापित किया था, बाल गंगाधर तिलक ने स्थापित किया था।
उन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा कि उत्साहित नारा उन्होंने दिया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण नारा उन्होंने दिया था। कौन सा? कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बहुत महत्वपूर्ण नारा था और आज भी इसको एक बहुत ही आदर्श वाक्य के रूप में स्वराज्य यानी स्वतंत्रता, जिसके अंदर हम ऐसा राज्य जो हमारा है, अपना है, ऐसे स्वराज्य की कल्पना सबसे पहले देखा जाए तो एक सिद्धांत के रूप में तिलक ने ही की थी। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, तिलक ने 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश किया। कांग्रेस की सदस्यता कब ली थी? तो तिलक ने कांग्रेस की सदस्यता ली 1890 में। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1856 में और कांग्रेस की सदस्यता 1890 में, यानी 10 साल ही बचे थे सदी को पूरे होने में। उस समय उन्होंने क्या लिया था, जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ले ली। फिर 1900 में यानी 10 साल बाद पुणे में नवीन इंग्लिश विद्यालय की स्थापना की और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। अब उन 10 साल बाद में एक तो स्कूल और एक कॉलेज, दो चीजों की स्थापना की। स्कूल तो कौन सी थी? नवीन इंग्लिश विद्यालय, तो बच्चों को अंग्रेजी सिखानी थी तो नवीन इंग्लिश विद्यालय हो गई। और फर्ग्यूसन कॉलेज, कौन सी कॉलेज? फर्ग्यूसन, ये नाम याद रखना है आपको। फर्ग्यूसन कॉलेज की तो स्थापना की थी और डेक्कन कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की थी। ये दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए। गणेश उत्सव और उसके बाद में शिवाजी उत्सव, ये भी महत्वपूर्ण सन है। जब 1890 में कांग्रेस के अंदर चले गए थे, उसके 3 साल बाद यानी 1893 में गणेश उत्सव की स्थापना की। उसके बाद में फिर 2 साल बाद में शिवाजी उत्सव की शुरुआत कर दी। पहले गणेश जी आएंगे, फिर शिवाजी हो गया। हम तो कोई भी काम की शुरुआत करते गणेश जी से तो करते हैं, तो गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव। आज भी महाराष्ट्र के अंदर दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण रूप से माने जाते हैं। मराठा अंग्रेजी का समाचार पत्र और केसरी मराठी की पत्रिका, ये दोनों पत्र जो थे ये भी उन्होंने जो है छापे 1881 के अंदर प्रकाशित किए थे। दोनों महत्वपूर्ण है। मराठा, नाम मराठा है लेकिन मराठी में नहीं था, ये अंग्रेजी में था। और केसरी जो था वो था मराठी भाषा में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी कांग्रेस के अंदर प्रवेश 1890 में, उसके 3 साल बाद में गणेश उत्सव, फिर उसके 2 साल बाद में शिवाजी उत्सव, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। और इन सबसे पहले ये सारे काम राष्ट्र कांग्रेस में आने से पहले और शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव शुरू करने से भी पहले, सबसे पहले क्या किया था? 1881 में उन्होंने मराठा और केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर दिया था। और एक आंदोलन भी उन्होंने शुरू किया था, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, पुनश्च हरिओम आंदोलन। ठीक है, ये उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आंदोलन के रूप में लिया हिंदू समाज को एकत्र करने के लिए। वे स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। 14वां पॉइंट जो आपको बहुत प्रमुख रूप से ध्यान रखना है, स्वराज्य, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। इन 3 के ऊपर, तीनों सिद्धांतों को उन्होंने प्रमुख रूप से माना, अपने जीवन में प्रमुख रूप से उन्होंने उतारा था। तो स्वराज के लिए तो उन्होंने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। तो स्वराज्य के बारे में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा पे भी जोर दिया और स्वदेशी के ऊपर भी जोर दिया। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा मतलब राष्ट्र की शिक्षा, उसके बावजूद भी उन्होंने इंग्लिश विद्यालय स्थापित की, लेकिन वो नवीन इंग्लिश विद्यालय का मतलब क्या था? उसमें भारतीय संस्कृति का समावेश हो, ऐसे इंग्लिश स्कूल की कल्पना उन्होंने की थी। तो ये महत्वपूर्ण थे। अब इसके आगे चलते हैं अपन। उन्होंने 1905 में बंगाल डिवीजन के खिलाफ आंदोलन किया, मतलब बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके खिलाफ आंदोलन किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। 1908 से लेकर के 1914 तक यानी 6 वर्ष तक लगातार वो बर्मा के मांडले जेल के अंदर भेजे गए। मांडले जेल के अंदर उन्होंने, मतलब आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि उन्होंने किस जेल के अंदर सर्वाधिक समय अपनी यात्राएं भुगती या जेल की यात्रा की? तो 6 वर्षों तक, 8 से 14, 1908 से 1914 तक। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यानी 1900 के साल, जो 1905 में बंगाल विभाजन हो गया और उसमें 6, 7, 8, तो तीसरे वर्ष ही वो गिरफ्तार हो गए। तो आंदोलन के दौर भी हुए और उसके बाद 8 से लेकर के और 14 तक वो जेल के अंदर रहे। तो वो जेल कौन सी थी, ये आपसे पूछा सकता है। तो वो जेल कौन सी थी? मांडले जेल। बाल गंगाधर तिलक की जेल जहां पर वो रहे वो मांडले जेल थी, ये आपको ध्यान रखना। वहीं पे मांडा फिर बैठे बैठे मांडते रहे, वो मन नहीं लगता था, क्या करते थे दीवारों के ऊपर कुछ न कुछ मांडते रहते थे, ऐसे याद रखना, मांडले जेल। तिलक ने 1916 में
एनी बेसेंट और अन्य नेताओं के साथ मिलकर के होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर उसके बाद जो 14 में आ गए थे जेल से बाहर, तो उसके 2 साल बाद 1916 में तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर के, ठीक है, और उनके साथी जन के साथ मिलकर और एक महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया, होम रूल लीग, होम रूल आंदोलन। ये 1916 में किया था, ध्यान रखना। मतलब जेल से निकलने के बाद निकल गए तो 14 में निकले तो मतलब चौका लगाया, 2 साल रुक के फिर छक्का लगा दिया और क्या बना दिया, होम रूल लीग की स्थापना कर ली। तो 1914 और 1916 चलते गया। फिर 1919 के अंदर हम सब जानते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम था। 1909, 1919, 1935 ये तो पढ़े ही होंगे आपने। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था इसका उन्होंने विरोध किया था, ध्यान रखिएगा। मतलब जो अंग्रेजों ने शासन अधिनियम दिया उस अधिनियम का विरोध किया। और फिर 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ उस असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। तो कांग्रेस के सदस्य थे तो समर्थन करते तो असहयोग आंदोलन का समर्थन किया और 1919 के भारत शासन अधिनियम का उन्होंने विरोध किया था। अगला हम देखिए पुस्तक, इनकी पुस्तक क्या थी, तो आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी और आज भी हम इतिहास में पढ़ते हैं कि तिलक ने कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए, ठीक है ना। ये बात जो पढ़ते हैं वो इसी किताब से पढ़ते हैं, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। आर्यंस जो उत्तर ध्रुव, जो हम आर्य जो उत्तर भारत में रहते हैं, ये सब लोग, इनका मूल स्थान क्या था, आर्कटिक था। आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। आर्य कहाँ के थे, आर्कटिक के थे। ये बात कौन कहते हैं, तिलक। फिर दूसरी, द आर्कटिक होम इन द वेदास, ठीक है, मतलब वेदों के बारे में। आर्कटिक होम में वेद जो थे उनके संदर्भ में, क्योंकि आर्यों का फिर मेन ग्रंथ क्या थे, वेद ही थे, इसलिए वेदों के ऊपर उन्होंने लिखा। फिर गीता रहस्य, और जो सबसे महत्वपूर्ण किताब जो आर्यों की है एक तरह से, ठीक है, प्रमुख रूप से उत्तर भारत में ज्यादा प्रसिद्ध है, तो गीता रहस्य के नाम से किताब थी। तो ये जो तिलक की 2 महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन सी, आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, आर्कटिक होम इन द वेदास और द गीता रहस्य, ये 3 किताबें जो है वो महत्वपूर्ण रूप से किसने लिखी थी, गीता का रहस्य लिखा था। कई ने अलग अलग किताबें लिखी गीता पे, लेकिन गीता में जो रहस्य की बात कही वो किसने कही थी, तिलक ने कही थी। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का पिता कहा, भारतीय अशांति का जनक कहा। किसको, तिलक को। ये तिलक उग्रवादी विचार रखते थे, गरम दल के नेता थे और इनके जो शिष्य थे वो सारे के सारे उग्रवादी विचारधारा रखते थे, मतलब क्रांतिकारी विचार रखते थे, ठीक है, जिसमें सावरकर से लेकर के और वहां के जो महाराष्ट्र के जितने भी क्रांतिकारी थे सब शामिल थे, वो सब तिलक के शिष्य थे। तो इसलिए वैलेंटाइन सिरोल ने कहा कि तिलक क्या है, भारतीय अशांति के पिता है। हालांकि भारत की क्रांति की तरफ हम देखा जाए तो कह सकते हैं। उसके बाद में बात करें तो 1897 में पहली बार राजद्रोह का केस लगा। किसका केस लगा, राजद्रोह का केस। कब, 1897 में, ठीक है। और ये बात मैंने बताई 1900 के अंदर, 1900 में जो है उन्होंने जब एक तरह से महत्वपूर्ण यात्रा शुरू की, उससे पहले ही 2 साल पहले, ठीक, मैंने बताया था 1890, 1900, ठीक, ये महत्वपूर्ण सन जो मैंने बताई उनको जरूर याद रखिएगा। उस दौर की बात है, 1897 की बात है। और उस समय यानी 1900 की साल पूरी होने से पहले पहले उनके तो टेंशन शुरू हो गई थी, ठीक। वो क्या थी, 1897 की पहली बार 1897 में राजद्रोह का केस उनके ऊपर लग गया था। तिलक पर 3 बार राजद्रोह का केस लगा। राजद्रोह मतलब समझ रहे हो, अंग्रेज लगा देते राजद्रोह, मतलब कि शासन के खिलाफ है व्यक्ति। तो ये राजद्रोह जो है 1897 में लगा, वो पहली बार लगा। फिर उसके बाद में 2 बार और लगा था, कुल मिलाकर के 3 बार राजद्रोह लगा। तो आपको पहली सन याद रखनी है 1897 वाली, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तिलक को महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। गांधी ने क्या कहा था तिलक को, आधुनिक भारत का निर्माता। और वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। उनके विचारों का प्रभाव रूस के समाजवादी आंदोलन पर भी पड़ा था। रूस का जो समाजवादी आंदोलन था उसके ऊपर तिलक के विचारों का प्रभाव पड़ा, क्योंकि तिलक क्रांतिकारी थे और समाजवाद या साम्यवाद जो रूस में चला था वो भी क्रांतिकारी था, वो भी हिंसा का समर्थन करता था। तिलक पहले से हिंसा के समर्थन कर रहे थे, तो तिलक का प्रभाव रूस के आंदोलन के ऊपर पड़ा था। उन्हें ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने महान भारतीय नेता कहा था। चर्चिल ने महान भारतीय नेता कहा,
गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा, भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। यह आप ध्यान रख रहे हैं। 1897 में तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगाकर पहली बार जेल भेजा गया। बात स्पष्ट हो चुकी, 2 बार फैक्ट हो गई, ठीक है, वैसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरे बिल्कुल 35 फैक्ट ये हैं और प्रॉपर आप अगर उनको ध्यान से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कुछ है। 1% भी मेरे अकॉर्डिंग तो कोई संभावना नहीं छोड़ी, और ये लाइन टू लाइन मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपके सामने रख दिए हैं। फिर तिलक ने महाराष्ट्र में शिक्षा के लिए फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी। कहां की थी? महाराष्ट्र में। कौन सी कॉलेज? फर्ग्यूसन कॉलेज, ये याद रखना है, ठीक है। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना महाराष्ट्र में की थी, ये अच्छे से याद रखना चाहिए आपको। वे एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। गणित उन्होंने डेक्कन कॉलेज में सीखी थी, ये मालूम है। पुणे का कॉलेज था वो। तिलक ने महाराष्ट्र के डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, अब ये सोसाइटी की बात है, कॉलेज तो कौन सी? डेक्कन, जिसमें उन्होंने पढ़ाई की, और सोसाइटी बनाई डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अब जहां पढ़े तो मित्रों के साथ मिलके, जो जिनके साथ पढ़े थे उनके साथ मिलकर की कौन सी सोसाइटी बनाई थी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। वे भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के समर्थक थे, ठीक है। वो भारतीय समाज में पुनर्जागरण चाहते थे, धार्मिक पुनर्जागरण, सामाजिक पुनर्जागरण। उन्होंने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया, जो दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन था, उसका समर्थन तिलक ने किया था। उनका स्वास्थ्य जेल में खराब हो गया था, जो स्वाभाविक बात है। तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को मुंबई में हो गया था, तो 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1920 के असहयोग आंदोलन के अंदर उन्होंने बिल्कुल पूरा का पूरा भाग लिया था, और उसी दौर के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में। और 1919 के आंदोलन, जो भारत शासन अधिनियम था, उसका उन्होंने विरोध किया था। तो 1920 तक इनका जीवन चला, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। एक बार अगर वो देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भूलने की दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल माइंड में सेट रहेंगे सारे, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, जिन्होंने गर्म दल और नरम दल का विभाजन करके, और जो गर्म दल था उसे पूरी तरह से कंट्रोल किया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।